हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। आज हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पर चर्चा करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट समझने वाले हैं और कुछ PYQs जो पास्ट ईयर पेपर्स में आए थे तो वो मैंने कुछ वो उससे रिलेटेड PYQs लिए हैं, तो वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज से हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है MPADPO की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें जो हैं, जिसमें है कि एक्ट नंबर 28 है। इसका इनेक्टमेंट डेट जो थी वो 20 मई 1961 को थी। 20 मई को ये इनेक्ट हुआ था, ठीक है। और इसका शॉर्ट टाइटल जो होगा, जो द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये शॉर्ट टाइटल था। जो एक्ट का नाम होता है उसको शॉर्ट टाइटल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और इसका लॉन्ग टाइटल जो है, एक एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है डाउरी को, दहेज को लेने और देने से। तो ऐसा एक्ट जो दहेज को लेने और देने से रोकता है, वो इसका मेन उद्देश्य है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका लॉन्ग टाइटल है, ये है। इन्फोर्समेंट डेट, तो जो ये एक्ट है इसका इन्फोर्समेंट जो हुआ है 1 जुलाई 1961, 1/7/1961 में हुआ है। पूरे भारत को लागू है, इसका एक्सटेंड है टू द होल ऑफ इंडिया। और टोटल सेक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे 10। तो ये सेक्शन 1 से रिलेटेड कुछ बातें थी और ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 2, डेफिनेशन ऑफ डाउरी। डाउरी, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाउरी जो है क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे डाउरी मतलब जो दहेज है, हिंदी में दहेज बोला जाता है। तो दहेज में क्या है कि प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब जो प्रॉपर्टी है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो दी जा रही है या एग्री किया गया है देने के लिए, एग्री टू बी गिवन, ठीक है। तो ये हमारे दहेज के अंतर्गत आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि देने या देने के लिए सहमति दी गई हो जिसके लिए, तो वो इसमें शामिल है। हु गिव्स, से कौन दे सकता है ये, तो ये जो दहेज है कौन कौन दे सकता है, तो पार्टी, जो मैरिज के पार्टी है, वन पार्टी टू मैरिज और टू द अदर पार्टी, ठीक है। तो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जा रहा है। या फिर क्या होगा कि या तो पेरेंट्स जो है, ये जो पार्टीज है उनके पेरेंट्स, तो बाय पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, है ना। तो उनमें से कोई भी या कोई अन्य व्यक्ति जो इससे संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी देने या देने के लिए सहमति जिन्होंने दी है, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये कब दिया जाएगा, तो बिफोर, एट, आफ्टर मैरिज। तो मतलब जब मैरिज है उसके पहले मांग की जा सकती है या दिया जा सकता है, या फिर मैरिज के दौरान ही दिया जा सकता है, या फिर आफ्टर मैरिज, विवाह से पहले, समय और बाद में, ठीक। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दहेज कौन दे सकता है, पार्टीज कौन होगी, ये इसके बारे में। तो बेसिकली 3 पार्टीज हमने यहाँ देखी है, पार्टीज, पेरेंट्स और अदर जो पर्सन है वो आ जाएंगे। कब दिया जाएगा, बिफोर, एट, आफ्टर मैरिज। तो ये 3 कैटेगरी की हो जाएगी। फिर कंडीशन, इसमें एक कंडीशन है कि ये जो मांग है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जो मांग है या सहमति दी गई है, ये इसका कनेक्शन मैरिज से होना चाहिए, ये विवाह से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये इसमें मस्ट है ये कंडीशन फुलफिल होना कि विवाह से संबंधित ही हो, ठीक है। एक्सेप्शन दे दिया कि किस क्या दहेज में नहीं आएगा, तो जो मुस्लिम विवाह होते हैं, ये मुस्लिम है ना, उसके अंतर्गत जो मेहर दिया गया है या डॉवर, उसके अंतर्गत जो दहेज दिया गया है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। ये एक्सेप्शन है इस डाउरी का, ठीक है। तो उसको दहेज नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून जो है उसके तहत मेहर दे रहे हैं, दहेज दिया जा रहा है, तो उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग यहाँ पे जो दिया है, जो आईपीसी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिफाइन किया गया है, वही यहाँ पे इसकी मीनिंग, सेम वही मीनिंग यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 हमने देखा जिसमें डेफिनेशन ऑफ डाउरी था, जिसमें ये बोला गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो पार्टीज, मैरिज के जो पार्टीज है उनके बीच में लेन देन हो रहा है, या उसके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स उसकी मांग कर रहे हैं या दे रहे हैं, या अदर पार्टीज होंगे, मैरिज के दौरान, पहले या मैरिज के बाद भी मांगा जा सकता है। और ये कंडीशन है इसमें, मस्ट है कि ये मैरिज से रिलेटेड ये मांग होना चाहिए। और इसमें एक्सक्लूड जो कर दिया गया है, जो मुस्लिम विधि के तहत दहेज दिया गया या मेहर दिया गया है वो, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा
सेक्शन 3 में दिया है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। अब अगर डाउरी कोई दे रहा है या ले रहा है तो फिर क्या पेनल्टी दी गई है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही बोला गया है कि अगर डाउरी लिया है, दिया है या अबेटिंग किया गया है ना, उसको उकसाया गया है किसी को देने के लिए, लेने के लिए, है ना, तो वो ये इसको ऑफेंस माना गया है। तो सबसे पहले गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग डाउरी ये एक ऑफेंस है, सबसे पहली बात ये है इसमें। अब अगर ऐसा कुछ किया गया तो इसमें पनिशमेंट है मिनिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट, तो कम से कम 5 साल तक की इसमें जेल दिया जाए हो सकती है। फाइन दिया गया है 15,000 ऑफ वैल्यू ऑफ डाउरी विच एवर हायर, तो जो ज्यादा है उतना फाइन, अगर 15,000 या उससे ज्यादा की अगर दहेज लिया गया है तो जो कीमत ज्यादा होगी उतने का फाइन देना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट को पावर है कि कैन गिव मोर देन 5 years विथ रीजन, वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास है कि वो विशेष कारणों के मतलब स्पेशल रीजन के तहत वो क्या कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट कैन बी, मतलब वो दे सकता है 5 साल से कम भी, है ना। अगर यहाँ पे बोला है कम से कम 5 साल दी जाएगी, नॉट लेस देन 5 years दिया, लेकिन कोर्ट के पास यहाँ पे पावर दी गई है कि वो 5 साल से कम के लिए भी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है स्पेशल रीजन के तहत। ठीक है, कारण दर्ज करना होगा। ठीक है, इसमें फिर एक्सेप्शन दी है कि गिफ्ट टू ब्राइड, है ना, विदाउट डिमांड और एंड लिस्टेड। अब इसमें ये दिया है कि डाउरी के अंतर्गत किस चीज को नहीं लिया गया है ना, मतलब सर्टेन गिफ्ट्स वगैरह, प्रेजेंट्स वगैरह कुछ है मैरिज के टाइम पे, अगर कोई प्रेजेंट्स दी गई है ना, तो उसको यहाँ पर इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया। तो किस किस चीज को, जैसे अगर कोई दुल्हन को, ब्राइड है, उसको कोई गिफ्ट दिया गया है ना, कोई डिमांड के बिना ही दिया गया है, उसके पेरेंट्स ने दिया है ना, और जो मेंटेन लिस्ट जो मेंटेन की गई है उसके अंतर्गत उसको दिया गया है, ये चीज दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में। तो वहां पे रूल्स के अंतर्गत लिस्ट दी गई है, अगर उसमें मेंटेन है, उसमें इंटर्ड है वो, तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन के तहत आ जाएगा। अगर दूल्हे को उपहार दिया गया है, ठीक है, तो गिफ्ट टू ब्राइड, फिर गिफ्ट टू ब्राइड ग्रूम, तो दूल्हा दुल्हन दोनों को अगर बिना डिमांड के अगर कोई गिफ्ट दिया गया है और वो रूल्स में लिस्टेड है वो गिफ्ट, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत वो डाउरी के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है। और अब जो गिफ्ट जो दिया जा रहा है ना, वो कस्टमरी होना चाहिए, रीजनेबल वैल्यू का होना चाहिए, है ना, पारंपरिक जो मतलब जो रीति रिवाज है उसके तहत दिया गया हो, इस नेचर का होना चाहिए, और ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, उसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस है उससे ज्यादा नहीं, मतलब उनकी वो दे नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और एक वो घर अगर गिफ्ट में दे रहे हैं ना, तो ये फिर एक्सेसिव हो जाएगा, ये फिर दहेज आ जाएगा। वो उनकी इच्छा से, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज अगर वो दे रहे हैं रीति रिवाज के तहत, तो वो यहाँ पर मतलब वो गिफ्ट अलाउड है, उसको उस पर डाउरी एक्ट लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 3 में हमने पेनल्टीज देखी, अगर डाउरी लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसको ऑफेंस माना गया है, 5 साल का कम से कम जेल और 15,000 या जो डाउरी की कीमत है, जो दोनों में से ज्यादा है वो इतने फाइन हो सकता है। कोर्ट उसको 5 साल से कम के लिए स्पेशल रीजन पर दे सकती है इम्प्रिजनमेंट, और यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया, इनको एक्सक्लूड किया है कि ऐसे गिफ्ट जो दूल्हा दुल्हन को दिए गए हैं जो बिना डिमांड के हैं और रूल्स के अंतर्गत लिस्टेड है, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और ये इसमें एक कंडीशन दी गई है कि ये जो गिफ्ट है रीति रिवाज जो पारंपरिक कस्टमरी के तहत दिया गया हो, और ये रीजनेबल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन है, हम रूल्स है। हाँ, इसमें जो रूल्स लिस्ट किया गया है, ठीक है, चलिए तो अब इस सेक्शन के तहत जो लिस्ट की बात कही गई थी, तो यहाँ डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, रूल्स 1985। तो 1985 में एक रूल्स लाया गए थे जिसमें कि ये जो 2 अक्टूबर 1985 को इन्फोर्स हुआ था, तो इसमें ये बोला गया है कि लिस्ट बनानी होगी। तो लिस्ट में कौन मेंटेन करेगा, तो दूल्हा दुल्हन दोनों, मतलब जो दूल्हे को मिलने वाले जो भी उपहार है वो उसकी लिस्ट बनाएगा, दुल्हन को जो मिलने वाले उपहार है जो गिफ्ट है वो खुद बनाएंगे, तो ये अपनी अपनी लिस्टें बनाएंगे। ठीक है, ये कब बनाई जाएगी, तो ये इसका टाइम जो है ये मैरिज के समय या तुरंत, विवाह के तुरंत बाद ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके से, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये राइटिंग में होना चाहिए।
जो लिस्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए। अब ये कंटेंट लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो लिस्ट में क्या क्या होगा, जो मतलब जो गिफ्ट दिया जा रहा है उसका एक डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसकी जो वैल्यू हो सकती है, अप्रोक्सीमेट जो उसकी वैल्यू है वो डालना होगा, किसने दिया है उसका नाम आ जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ गिवर, जो जिसने दिया है उससे उसका रिलेशन क्या है, तो ये सब उसमें कंटेंट होगा। फिर सिग्नेचर किए जाएंगे, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है, दूल्हा दुल्हन दोनों हस्ताक्षर होने चाहिए सूची पे, ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो थंब इम्प्रेशन भी, अगर साइन नहीं कर सकते हैं तो थंब इम्प्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, और अगर जरूरत हो तो एक्स्ट्रा सिग्नेचर जो एडिशनल जो रिश्तेदार जो वगैरह हैं, है ना, या विवाह में कोई अन्य व्यक्ति ऐसे उपस्थित हुए हैं तो उनके भी हस्ताक्षर यहाँ पे कराए जा सकते हैं। तो ये लिस्ट ऐसी प्रिपेयर होगी, ठीक। तो ये सेक्शन 3 में जो जब बोला गया है कि वो लिस्ट जो होगी वो ये लिस्ट हो, इस तरीके से होगी। अब सेक्शन 4 बोलता है कि पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, ठीक है। तो सेक्शन 3 अभी हमने जो देखा वो किस चीज के लिए पेनल्टी दे रहा था, वो पेनल्टी दे रहा था कि डाउरी ले रहे हैं या दे रहे हैं या अबेट कर रहे हैं, उस चीज के लिए। यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई सीधी मांग कर रहा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अगर डाउरी की डिमांड कर रहा है तो सेक्शन 4 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वहां तो डायरेक्ट था लेना देना और अबेट करना, और सेक्शन 4 में जो है वो डिमांड कर रहा है। अगर कोई डिमांड कर रहा है तो सबसे पहले ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो डिमांड ऑफ डाउरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी मांग रहा हो ये इसमें आ जाएगा। तो किसी से भी, पेरेंट से मांग रहे हैं या किसी रिश्तेदार से मांग रहे हैं, गार्जियन जो है उनसे अगर मांगा जा रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो ये ऑफेंस माना जाएगा और ये पनिशेबल होगा, ठीक। भले ही इसमें ये भी चीज है कि वास्तव में दिया नहीं भी गया हो, बस डिमांड कर दी है कि यहाँ पे इस सेक्शन के तहत ही आ जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डिमांड करने के बाद मिला भी हो, नहीं, ये तभी पनिशेबल हो जाएगा जब उसने डिमांड की है। अब वो एक्चुअल में उसे मिला हो, है ना, ये मांगना ही अपराध हो गया यहाँ पे। अब उसको एक्चुअली मिला हो या ना मिला हो उससे मतलब नहीं, ऑफेंस की कैटेगरी में तब आ गया कि उसने डिमांड कर दी, ठीक है। अब किससे करी, पेरेंट्स, रिलेटिव, गार्जियन ऑफ ब्राइड और ग्रूम। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से 2 साल तक का दिया जा सकता है, फाइन अप टू 10,000 दिया जा सकता है। 6 महीने से कम अगर स्पेशल रीजन है तो कोर्ट 6 महीने से कम का भी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा फोकस किस पर है, सीधी से फोकस है डिमांड इटसेल्फ, सिर्फ डिमांड पे, ठीक है। इस पर नहीं है कि गिवन और टेकन हुआ है कि नहीं, गिवन और टेकन तो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 हमारा डिमांडिंग पर होता है। तो सेक्शन 4 हमने ये देख लिया है, ठीक है, कि अगर डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड की गई है डाउरी का पेरेंट्स से, रिलेटिव या गार्जियन से, ठीक, तो उसको 6 से 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10,000 तक का अधिकतम जो मैक्सिमम है 10,000 का फाइन हो सकता है, स्पेशल रीजन पे कम इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। अब अगर एडवर्टाइजमेंट मतलब जो मैरिज है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो मैरिज को एक कमर्शियल रूप दे रहा है, व्यापारिक रूप देने वाला जो अगर एडवर्टाइजमेंट है उस पर रोक लगाने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो अब बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट मतलब यहाँ ऐसा है कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि अगर ये शादी करोगे तो हमारी प्रॉपर्टी में इतना शेयर मिलेगा या इतना पैसा मिलेगा या बिजनेस में उनका शेयर होगा, इस टाइप के अगर कोई ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना, मीडिया के थ्रू, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल के थ्रू, तो उसको एक ऑफेंस माना गया, क्योंकि ये मीडिया के जरिए क्या हो रहा है कि डाउरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, माना जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सेक्शन 4A इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दहेज मांगने का मतलब अपने व्यापार में हिस्सा देना, पैसा देना, प्रॉपर्टी में शेयर करना, ये सब भी एक पेशकश की जा रही है, तो ये दहेज मांगने का एक रूप ही माना गया है इसको भी। तो इसलिए यहाँ पे इसको बैन किया कि कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता जिसमें वो ये बोल रहा है कि आप मैरिज करो और आपको हमारी प्रॉपर्टी में इतना, अगर आप मैरिज करोगे तो आपको प्रॉपर्टी में इतना शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑफेंस ही माना गया है इसको भी। तो
ऑफरिंग प्रॉपर्टी, मनी, बिजनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट एज मैरिज कंसिडरेशन। तो मैरिज के कंसिडरेशन में हम प्रॉपर्टी दे रहे, मनी दे रहे, बिजनेस दे रहे हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो उसको ऑफेंस माना गया है। ठीक है, अगर कोई प्रिंटिंग कर रहा है, पब्लिशिंग, सर्कुलेटिंग कर रहा है सच एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी ऑफेंस है। तो इसमें दो टाइप के ऑफेंस बताए गए हैं, एक तो पहला जो ऑफर कर रहा है वो, और दूसरा ये इसको जो छाप रहा है ना, प्रिंटिंग पब्लिशिंग कर रहा है, तो ये भी इसमें ऑफेंस के तहत माना गया है। इसमें पनिशमेंट क्या है, 6 महीने से 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, फाइन अप टू 15,000 है, और कोर्ट यहाँ पे स्पेशल अगर वो कॉजेज हैं तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से कम भी दे सकता है। रीजंस वगैरह अगर स्पेशल रीजन है तो वो रिड्यूस कर सकता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्पस क्या है इस सेक्शन का, मेनली ये है ना, जो मैरिज को एक तरीके से व्यापार की तरह उसको कर रहा है, बना रहा है ना, व्यापारिक तौर पे उसको लाया जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट कर रहा है, व्यवसायीकरण को, कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये सेक्शन लाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 5, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। अब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट भी होता है, कोई अगर एग्रीमेंट कर रहा है कि हम दहेज देंगे या लेंगे, है ना, तो इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा वो शुरू से ही शून्य, वॉइड होगा, है ना। तो ये सेक्शन 5 ये मेंशन करता है कि अगर ऐसा कोई भी हम एग्रीमेंट करेंगे तो ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी, ये कोर्ट में इन्फोर्स भी नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अब ये इसको वॉइड बनाने, क्योंकि दहेज लेना और देना खुद ऑफेंस है, तो ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध ही होगा, है ना, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो ये वॉइड ही होगा शुरू से। सेक्शन 5 नेक्स्ट है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर्स। क्या बोला गया है, जो डाउरी दी जा रही है, जो दहेज दिया जा रहा है, पत्नी के बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है या उसके हायर जो उत्तराधिकार है उनके लिए दिया गया है। तो इसमें है ना, क्योंकि अब डाउरी जो दिया है अगर वाइफ के लिए दिया गया है तो वो उसी के लिए यूज होगा या उसके हायर्स के लिए यूज होगा। अगर किसी और ने भी अगर वो ले लिया है उसका दहेज, है ना, अगर पत्नी के लिए दहेज दिया गया था और वो किसी और व्यक्ति ने ले लिया है तो उसको वापस पत्नी को ही सौंपना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे डाउरी मस्ट बी ट्रांसफर टू वाइफ विद इन 3 मंथ्स। तो अगर वाइफ के लिए अगर डाउरी दी गई है तो उसको 3 महीने के अंतर्गत दहेज हमेशा पत्नी को 3 माह में देना अनिवार्य होगा, बिफोर 8, आफ्टर मैरिज और आफ्टर 18 ईयर्स इफ माइनर। तो यहाँ क्या बोला गया है कि अगर पहले अगर दहेज दिया है, ठीक है, तो मैरिज से 3 महीने पहले उसको वापस करना होगा। अगर मैरिज के टाइम पे दिया था तो मैरिज से 3 महीने के अंतर्गत उसको देना होगा। अगर उसने रिसीव अगर मैरिज के बाद किया है तो वहां से 3 महीने के अंतर्गत उसको देना होगा। और अगर वाइफ माइनर है तो वो जब 18 साल की होगी तो वहां से 3 महीने के अंतर्गत उसको उसका दहेज उसको वापस देना होगा। तो ये टाइम लिमिट दिया, मतलब 3 मंथ्स के अंतर्गत उसको देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें इफ वाइफ डाइज, अगर वाइफ जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 बोलता है इसमें कि पनिशमेंट अगर अगर 3 महीने के अंदर ट्रांसफर नहीं किया है तो 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस 5 से 10 हजार तक का फाइन यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो समय पे नहीं देने पर सजा इम्प्रिजनमेंट भी है, साथ ही साथ फाइन भी दिया जा सकता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 बोलता है इफ वाइफ डाइज, अगर वाइफ मर गई है तो उसके हायर जो भी है उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको उसका 3 महीने के अंतर्गत वो रिसीव हो, उसके पहले ही वो मर गई है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी उसके हायर को मिलेगी। ठीक है, और इसमें फिर ये दिया है कि इफ विद इन 3 इयर्स अननेचुरल डेथ, मतलब अगर शादी से 7 साल के अंतर्गत अगर उसकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ नहीं है, ठीक है, जैसे जला के मार दिया है या उसकी हत्या कर दी किसी ने, नेचुरल डेथ नहीं है ना, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। ये बोला है कि वाइफ मर गई तो हायर को जाएगी, लेकिन 7 साल के अंतर्गत, शादी से 7 साल के अंतर्गत अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो नेचुरल डेथ नहीं है तो वहां पर फिर क्या होगा, अगर उस पेरेंट्स के अगर कोई चिल्ड्रन, अगर उसके चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है, उस वाइफ के अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है तो प्रॉपर्टी वापस
उसके पेरेंट्स को चले जाएगी, जो वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उसको वापस चले जाएगी। अगर चिल्ड्रन है तो प्रॉपर्टी किसके पास चले जाएगी, चिल्ड्रन के पास चले जाएगी। तो हायर में दो चीज दे दी है कि 7 साल पहले तो ये कि 3 महीने के अंतर्गत आपको वाइफ को देना है, प्रॉपर्टी जब भी मिली तब से 3 महीने के अंतर्गत उसको देनी है। अगर नहीं दिया है तो फिर वो इम्प्रिजनमेंट है और यहाँ पे फाइन है 6 मंथ to 2 years तक का इम्प्रिजनमेंट है और 5 to 10,000 का फाइन देना होगा। अब अगर वाइफ की डेथ हो जाती है और उसके हायर नहीं, हाँ तो हायर के पास चले जाएगी, उसके उत्तराधिकार जो है उनके पास प्रॉपर्टी चले जाएगी। लेकिन अब उत्तराधिकार नहीं है, ठीक है, 7 साल के अंतर्गत मैरिज से 7 साल के अंतर्गत डेथ हो गई है और नेचुरल डेथ नहीं है, तो चिल्ड्रन ना होने पर प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स को चले जाएगी और चिल्ड्रन है तो प्रॉपर्टी चिल्ड्रन के पास चले जाएगी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3A बोलता है कोर्ट कैन ऑर्डर ट्रांसफर फेल्यूर वैल्यू रिकवर्ड एज फाइन एंड पेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बोला है कि सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो यहाँ कोर्ट क्या बोलेगी, ऑर्डर कर देगी कि आप कोर्ट के थ्रू मतलब उसका दहेज का हस्तांतरण करवाएंगे। कोर्ट आदेश देगी कि आप अपना वो जो वाइफ का डाउरी उसको वापस दें, ठीक है। अब अगर उसने आदेश को नहीं माना, वो फेल्योर हो गया, उसने ऑर्डर नहीं माना, तो फिर क्या होगा, तो जो वैल्यू है रिकवर्ड एज फाइन, जो संपत्ति का मूल्य है उसको जुर्माने की तरह वसूल कर दिया जाएगा। तो यहाँ सीधा सा ये है कि 3 महीने में नहीं देने पर कोर्ट के थ्रू भी दिलवाया जा सकता है और कोर्ट के आदेश न मानने पर ये फिर रिकवरी फाइन के रूप में रिकवरी की जा सकती है। फिर सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 बोलता है कि डज नॉट अफेक्ट सेक्शन 3 और 4। तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 3 और 4 पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, मतलब वो भी मतलब सेक्शन 3 को ओवरराइड नहीं करेगा। जो सेक्शन 3 में क्या है, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, और सेक्शन 4 है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो लगेंगे, उसके अलावा ये भी लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन 6 हमने देख लिया कि अगर वाइफ के लिए बेनिफिट के लिए अगर डाउरी दी गई है तो उसको उसके अगर किसी और ने रिसीव करा है तो उसको जिसने रिसीव किया है 3 महीने के अंतर्गत उसको देना होगा। अगर शादी से पहले लिया है तो 3 महीने के जैसे ही उसने रिसीव किया उससे 3 महीने के अंदर शादी के बाद या शादी के टाइम पे लिया। अगर ऐसा होता है कि वो नहीं है, वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके हायर्स को इंटाइटल हो जाएंगे। अब और अगर जो डेथ हुई है वाइफ की वो 7 साल के अंतर्गत हुई है और अननेचुरल डेथ हुई है तो फिर पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रन के पास चले जाएगी और कोर्ट इसको ऑर्डर दे सकता है देने के लिए भी और उसको या तो जुर्माने के रूप में वसूल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो एक क्विक रिवीजन है, सेक्शन 3 में क्या क्या बोला गया है, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, तो इम्प्रिजनमेंट 5 साल, फाइन और प्लस फाइन भी दे दिया गया है, फाइन में 15,000 या फिर जो वैल्यू है डाउरी का विच एवर इज हायर। फिर सेक्शन 4 में दे दिया है कि डिमांडिंग अगर करी जा रही है तो 6 महीने से 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10,000। अब एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया और तब अगर ऐसा फिर भी किया जाता है ऑफेंस तो 6 मंथ to 5 years तक यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन क्या है 15,000 अप टू 15,000 तक है, ठीक। फिर जो एग्रीमेंट है अगर बनाया गया है ऐसा गिविंग और टेकिंग वाला तो ये शुरू से वॉइड रहेगा और जो डावरी है वो 3 महीने के अंतर्गत वाइफ को देना होगा, नहीं देते हैं तो 6 महीने से 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 5 से 10,000 तक का यहाँ पे जुर्माना होगा। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब ऑफेंस जो संज्ञेय अपराध का संज्ञेय कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन लेगा इसको, है ना, मतलब किसके पास इससे रिलेटेड हम मतलब किस सुनवाई के लिए कौन करेगा, ये बोला गया, पूछा गया। तो सेक्शन 7(1) सबसेक्शन 1A में बोला गया ओनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ट्राई। तो यहाँ पे जो क्षेत्र जुडिक्शन है कोर्ट का अधिकार क्षेत्र जो किसको दिया गया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी को दिया गया है। यहाँ पे महानगरीय मजिस्ट्रेट और जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनको दिया गया है ये, ठीक है। सेक्शन 7(1) सबसेक्शन B बोलता है कि कॉग्निजेंस ओनली ऑन कोर्ट्स नॉलेज, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉग्निजेंस होगा वो किस तरीके से मामला कैसे दर्ज होगा, तो मामला यहाँ पर ऐसा होगा, या तो कोर्ट खुद ओन नॉलेज से ले सकती है, या फिर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू भी ये कॉग्निजेंस कर सकती है, या फिर कंप्लेन के थ्रू भी यहाँ पे मामला दर्ज कराया जा सकता है। अब कंप्लेन कौन कर सकता है यहाँ पे, कंप्लेन या तो एक तो एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है, पीड़ित व्यक्ति है, या तो उसके पेरेंट्स है ना, जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके पेरेंट्स या रिलेटिव यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई अगर रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चलाई जा रही है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। तो यहाँ पे कॉग्निजेंस इस तरीके से लिया जा सकता है। सेक्शन 1(7) सबसेक्शन 1(c) क्या बोलता है कि यहाँ पे अब जो मजिस्ट्रेट कैन गिव फुल पनिशमेंट अंडर एक्ट, वो पनिशमेंट पूरी किसी भी मतलब किसी भी सजा को सुना सकते हैं। यहाँ पे उनके पास सब टाइप के मतलब मजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो एनी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं पनिशमेंट वो कुछ दे सकते हैं, उनके पास पूरी यहाँ पे अथॉरिटी है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया कि एक्सप्लेनेशन में कि कौन हो सकता है, तो रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज कर देती है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, उनके तहत रिकॉग्नाइज है, तो वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन कर सकती है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में बोला गया है, यहाँ पे भी लिमिटेशन एक्ट के बारे में बोला गया कि जो चैप्टर 36 सीआरपीसी का जो पुराने एक्ट के तहत है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जो कभी भी कर सकते हैं यहाँ पे लिमिटेशन के लिए इस अधिनियम में जो अपराध है इसमें कोई मतलब सीआरपीसी में जो टाइम लिमिट दी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। लास्ट है सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 विक्टिम्स स्टेटमेंट नॉट पनिशेबल अगेंस्ट विक्टिम, अगर किसी पीड़ित ने बयान दिया है ना, एग्रीड पर्सन जो विक्टिम है उसने है ना, जो कंप्लेन करने वाला हो, अगर उसने बयान दिया है और वो उसके खिलाफ भी हो रहा है तो फिर उसके आधार पर उस पर मुकदमा, उसके आधार पर उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे विक्टिम को प्रोटेक्शन दी गई है, विक्टिम्स स्टेटमेंट नॉट पनिशेबल अगेंस्ट विक्टिम। ठीक है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 इस बारे में बोलता है। तो कॉग्निजेंस ऑफेंस सेक्शन 7 में दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 8 ऑफेंस टू बी कॉग्निजेंस नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब इसमें ऑफेंस के बारे में दिया है कि कौन कौन से अपराध है जो जानकारी पर दर्ज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 8 बोलता है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। मतलब इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस लिए गए हैं वो कॉग्निजेबल है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, और बेलेबल तो यहाँ पर जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में हुए हैं वो नॉन बेलेबल होंगे। तो एवरी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन बेलेबल हो जाएंगे। और जो नॉन कंपाउंडेबल, अब इसमें कंपाउंड अपराध, इसके तहत जो भी अपराध किए हैं इस एक्ट के तहत जो भी अपराध होंगे वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे। और एक्सेप्शन दिया है इस सेक्शन में कि सेक्शन जो सीआरपीसी के तहत स्पेशल पावर दी, पुलिस के पास पावर है ना, अरेस्ट विदाउट वारंट या ऑर्डर, तो वो इसमें कवर्ड नहीं होगा। ये लिमिट एक्सेप्शन दिया गया है कि यहाँ पर वो लागू नहीं है। चले तो सेक्शन 8 कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, इसके तहत किए गए ऑफेंस ये बताता है हमें। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इस एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस होता है तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, मतलब इस एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस आया है तो यहाँ बर्डन किसके पास है कि वो प्रूफ करें। तो सीधी सी बात है कि ये कब एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन, जब अगर कोई सेक्शन 3 के तहत टैकी वो दहेज ले रहा है, दे रहा है या वेट कर रहा है। ठीक है। और सेक्शन 4 के तहत डिमांडिंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग आएंगे। अब बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे कौन करेगा, तो यहाँ पे एक्यूज को ये साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। मतलब अगर कोई ले रहा है तो यहाँ एक्यूज वो होगा, तो वो साबित करना होगा कि मैंने नहीं लिया, दहेज नहीं लिया है। ठीक है।
तो सेक्शन 8 बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन एक्यूज, सेक्शन 3 और 4 के तहत जो भी मामले आएंगे वो साबित करने का बर्डन जो होगा वो एक्यूज पे होगा। ये कब एप्लीकेबल होगा? तो टेकिंग, अबेटिंग और डिमांडिंग डाउरी इस केस में लागू होगा। लीगल इम्पैक्ट क्या है इसका? एक्यूज मस्ट प्रूव इनोसेंस। यहाँ पे एक्यूज को क्या करना होगा? अपने इनोसेंस, अपना निर्दोषिता साबित करना होगा। पर्पस क्या है? इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ डाउरी लॉज। तो दहेज कानून के प्रभावी पालन के लिए ये सेक्शन डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्लियर करना होगा। किस पे है? सीधा सा एक्यूज पे होगा। जो भी सेक्शन 3 और 4 के तहत जो भी एक्यूज होंगे वो यहाँ पे प्रूव करेगा कि उसने ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है। मतलब जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है, मतलब जब प्रोसिक्यूशन सीआरपीसी में, मतलब क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जो प्रोसिक्यूटर होता है वो उसका बर्डन, वो उसको क्या प्रूफ करना होता है? गिल्टी, एक्यूज की गिल्टी प्रूफ करना होती है। लेकिन यहाँ इस सेक्शन में क्या करना होगा कि एक्यूज को कि वो इनोसेंस है ये साबित करना होगा। यहाँ पे रिवर्सल ऑफ बर्डन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ कराना होगा। नेक्स्ट है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। अब कौन कौन ऑफिसर हो सकते हैं? सेक्शन 8B कैपिटल बी ये बताता है कि कौन कौन से यहाँ पर मतलब कौन अपॉइंट कर सकता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेक्शन 8B सबसेक्शन 1 में बोला है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है स्पेसिफिकली ज्यूरिडिक्शन, पर्टिकुलर किसी ज्यूरिडिक्शन के लिए यहाँ पे एरिया वाइज ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से अलग 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 ऑफिसर्स यहाँ पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर सकती है। फिर सेकंड में दे दिया उसको पावर दिए, क्या क्या है? कंप्लायंस, प्रिवेंशन, एविडेंस कलेक्शन, एडिशनल ड्यूटीज वगैरह इस टाइप से उसके यहाँ पे पावर सेक्शन 8B सबसेक्शन 2 में यहाँ पे जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है उसको यहाँ पर पावर दे दिए, उसके फंक्शंस यहाँ दिए गए। ठीक है, फिर क्लॉज 3 बोलता है कैन बी, यहाँ पर ऐसा है कि पुलिस को भी ये पावर दी जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो ये सर्टेन पावर जो है पुलिस पुलिस मतलब में ग्रांट सर्टेन पुलिस पावर्स टू द ऑफिसर। मतलब जो पुलिस की जो पावर है वो इन ऑफिसर्स को भी यहाँ दे सकती है। तो स्टेट कैन बी ग्रांटेड पुलिस पावर वाया नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको इन ऑफिसर्स को ऐसी पावर, पुलिस की पावर देना चाह रही है तो नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर वो पावर दी जा सकती है। और एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट कर सकती है जो जिसमें 5 सोशल वर्कर्स होंगे और जिसमें एटलीस्ट 2 वीमेन होगी और 2 असिस्ट ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए यहाँ एक एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट सेक्शन 8B में दे दिया है और सेक्शन 8A में बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है। सेक्शन 9 से यहाँ पे जो रूल्स बनाने के जो पावर है किसके पास है, तो सेक्शन 9 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स ऑफिशियल गजेट में देकर रूल्स बना सकती है स्पेसिफिक एरिया के लिए। ठीक है, इसकी पूरी प्रोसेस जो भी है। सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बनाने हैं, जहां जहां उनको पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां दिए जहां स्टेट गवर्नमेंट को दिए, और उससे रिलेटेड अगर कोई रूल्स बनाने तो ऑफिशियल गजेट के थ्रू यहाँ पे वो रूल्स बना सकते हैं सेक्शन 9 और 10 के तहत। तो ये हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पूरा कंप्लीट हुआ है। अब ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसकी PDF में आपको मेरे चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस पर डाल दूंगी और आप इसको अच्छे से याद करना आप चालू कर दीजिएगा। और मैंने जो स्टडी ट्रैकर दिया है उसको अब फॉलो करना स्टार्ट करिए, अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। ठीक है, अब हम कुछ MCQs जो PYQs आए हैं वो देख लेते हैं। गिविंग एंड टेकिंग डाउरी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो दहेज देना लेना किस धारा के अंतर्गत पनिशेबल किया गया है। ठीक है, तो अभी हम देख चुके हैं, तो सेक्शन 3 में हमने ये देखा था कि देना लेना
सेक्शन 3 में, और जो सेक्शन 4 है उसमें क्या है, डिमांडिंग करने के बारे में बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस फॉर द ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अपॉन, तो जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किस चीज पर लेकर, ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऑन कंप्लेंट और बोथ। तो ये दोनों के थ्रू हमने देखा है, या तो खुद स्यू मोटो भी कर सकता है, खुद भी ले सकता है, खुद को नॉलेज हुआ है ना कोर्ट को, फिर दूसरा ये पुलिस रिपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है और कंप्लेंट के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में बोथ जो है पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेंट, इसके माध्यम से, दोनों के माध्यम से कर सकता है। ये किस सेक्शन में हमने देखा था, ये सेक्शन 7 के में बोला था कि कॉग्निजेंस के बारे में कि कौन लेगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है जेएमएफसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और वो किस तरीके से ले सकते हैं वो हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन बी में ये बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूल्हे का मामा दुल्हन के चाचा से दहेज की मांग करता है तो यह कार्य किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। क्या बोला है, दूल्हे का मामा मतलब ये रिलेटिव है, मैटरनल अंकल जो है ब्राइड ग्रूम का, वो डिमांड कर रहा है दहेज की, किससे, पैटर्नल अंकल ऑफ ब्राइड, उसके जो दुल्हन है उसके अंकल से दहेज की मांग कर रहा है, तो वो किस उसमें पनिशेबल होगा, तो ये सेक्शन 4 में पनिशेबल होगा, जिसमें बोला गया था सेक्शन 4 में कि डिमांडिंग डाउरी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे डिमांड की जा रही है, तो ये सेक्शन, इसका राइट ऑप्शन सेक्शन 4 बी है। नेक्स्ट है, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिजेस, विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने का प्रावधान है, ये क्या है, प्रावधान मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है। ठीक है, तो ये दोनों, यहाँ पे लिस्ट कौन बनाएगा, हमने देखा था सेक्शन 3 में ही रूल्स दे रखे थे कि कौन कौन बनाएगा, तो दूल्हे को मिलने वाले गिफ्ट की लिस्ट बनाएगा, दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट की लिस्ट बनाएगा। तो यहाँ पे बनाना किसके लिए जरूरी है, दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए मैंडेटरी है ये। ठीक है, तो मैंडेटरी फॉर ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, तो ऑप्शन ए हमारे लिए यहाँ पे राइट है, ये रूल 2 के तहत बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट है, if the bride dies within 7 years of her marriage otherwise than due to natural causes, मतलब वो शादी से 7 साल के अंतर्गत उसकी डेथ हो गई है और नेचुरल कॉज नहीं था, अननेचुरल डेथ हो गई है, हर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मैरिज शैल बी ट्रांसफर टू, तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ये हमने सेक्शन 6 में देखा था। सेक्शन 6 में ये बोला गया था कि उसको उसकी प्रॉपर्टी, अगर कोई, पहला जो क्लास बोला था कि प्रॉपर्टी अगर कोई और ले लेता है ना, तो उसको मिली है उससे 3 महीने के अंतर्गत वाइफ को ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी है किसके पास जाएगी, उसके हायर के पास जाएगी। अब अगर उसकी 7 साल के अंतर्गत ही उसकी डेथ हो जाती है और नेचुरल कॉज, मतलब मैरिज से 7 साल के अंतर्गत डेथ हो जाती है और नेचुरल कॉज नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो वहां पे प्रॉपर्टी अगर उसके चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के पास जाएगी, और चिल्ड्रन नहीं है तो वाइफ के पेरेंट्स के पास जाएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा हमारा, बोथ चिल्ड्रन एंड इफ नो चिल्ड्रन देन पेरेंट्स, तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फादर ऑफ ब्राइड गिव्स कस्टमरी प्रेजेंट टू ब्राइड which do not exceed his financial status, do they come under definition of dowry? पूछा गया है कि जो दुल्हन का पिता है वो, उसके जो कैपेसिटी, उसके जो सामर्थ्य उससे अधिक नहीं है, उसका पारंपरिक उपहार दिया है उसने, है ना, तो क्या वो दहेज की परिभाषा में आएगा, नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि वो कस्टमरी हो और उसके स्टेटस, उसके मतलब वो सामर्थ्य के हिसाब से दिया गया हो, तो फिर वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का एक्सेप्शन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी इज, तो ये सेक्शन 5 में हमको बोला गया था कि अगर ऐसा एग्रीमेंट किया गया है तो वो वॉइड है, शुरू से वॉइड है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है।
नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ द डाउरी और डिमांडिंग ऑफ डाउरी, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, तो यहाँ पे बोला गया कि बर्डन किसके ऊपर रहेगा, तो एक्यूज के ऊपर रहेगा, है ना। तो एक्यूज यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। सेक्शन 8A में हमने ये देखा था, सेक्शन, है ना, एक्यूज के पास बर्डन है। सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 8A के अंतर्गत बोला गया था ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, एक्यूज के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, in which section of dowry prohibition act is the penalty for taking or giving of dowry provided, मतलब दहेज देना लेना किसके अंतर्गत दंडनीय बताया गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सेक्शन 3 के तहत बोला गया था ये। तो ये हमारे जो पी वाई क्यूज है, जो पिछले मतलब 2-3 बार जो एग्जाम हुई है उसमें ये पूछे गए थे, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा।